अर्थात आखिरकार ये कोशिका जो है, ये कोशिका होता कैसा है, कोशिका देखे हैं, कोशिका होता कैसा है। तो कोशिका देखिए, आपका थ्योरी कहता है कि कोशिका जो होता है शरीर का सबसे छोटा क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोशिका। हाँ, ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, कोशिका हो गया। अब इस कोशिका में देखिएगा तो कोशिका के आसपास बाहर से ऐसे जो है ये साइड में, अभी एक लाइन रहने देते हैं इसको, देखिए ये आपका कोशिका हो गया। क्या हो गया, कोशिका। मानव का सबसे बड़ी कोशिका, मानव का सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म शुक्राणु, पुरुषों में, महिला में कहेगा तो सॉरी एक मिनट, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटा शुक्राणु, स्पर्म जिसको बोलते हैं, शुक्राणु मतलब स्पर्म। अब ये कोशिका पहले होता कैसा है इसको देखिए, ये आपका कोशिका हो गया, मान लेते हैं ये कोशिका, ठीक, कोशिका हो गया। एक होता है, जैसे ये कोशिका हो गया, एक होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, या इसी को अगर कोशिका झिल्ली है तो कोशिका को सेल बोल सकते हैं, आ झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हैं तो सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। अब ये तीनों नाम में कोई फर्क नहीं है, या आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, कोशिका झिल्ली बोलिए, सेल मेम्ब्रेन बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये होता क्या है, देखिए कोशिका, देखिए प्रत्येक वस्तु को ढकने के लिए एक ढक्कन की ज़रूरत होता है। क्या होता है, ढक्कन की ज़रूरत। मोबाइल रखे हैं तो मोबाइलों को ढकने के लिए एक ढक्कन लगा देते हैं हम लोग, कवर लगाते हैं। किताब पढ़ते हैं तो उस पर जिल्द चढ़ा देते हैं हम लोग। शरीर है तो इसमें कपड़ा पहन लेते हैं हम लोग। तो प्रत्येक वस्तु को ढकने के लिए एक ढक्कन की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार कोशिका को भी ढकने के लिए एक ढक्कन की ज़रूरत होती है, और ढकानवा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झिल्ली। तो ये जो है आपका कोशिका, इसको ढकने के लिए इसके बाहर से एक ढक्कन की ज़रूरत होती है, पतला सा, जिसको बोलते हैं लेयर को, पतला लेयर को क्या बोलेंगे, झिल्ली बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, हाँ कोशिका झिल्ली, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका हो गया कोशिका झिल्ली हो गया। अब इस कोशिका में बहुत सारे चीज़ अंदर इसमें होते हैं। अब क्या क्या होते हैं देखिए, क्या बोल रहे हैं, हाँ बहुत सारे चीज़ होते हैं। जैसे देखिए, अब भगवान भी जब मनुष्य को बनाए ना तो बहुत दिमाग लगा कर बनाए हैं, बहुत सुशोभित तरीके से बनाए हैं। हम लोग मार्केट से एक छोटा सा वस्तु खरीद कर लाते हैं, कड़ू तेल देखें बाज़ार से, अगर हमको मतलब 100 ग्राम कड़ू तेल खरीद कर लाना होगा तो पन्नी में लाते हैं। आप डर रहता है कि पनिया फट ना जाए, इसलिए उसको क्या करते हैं, डबल पन्नी चढ़ा देते हैं, 2 पन्नी में डाल देते हैं। डालते हैं कि नहीं, क्यों, मन में डर रहता है कि फट ना जाए। तो भगवान भी जब कोशिका बना रहे थे तो उसके अंदर, भगवान के अंदर ये डर था कि ये फट ना जाए, इसीलिए उसने क्या किया कि डबल पन्नी चढ़ा दिया। एक तो पन्नी यहाँ पर कोशिका पर चढ़ा दी, ठीक, और एक इसके अंदर फिर पन्नी था, और पन्निया के अंदर उसमें बहुत सारे चीज़ें, जैसे एक छोटा सा गोला बनाते हैं यहाँ देखिए, इसमें बहुत सारा आपका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जिकाए, उसके बाद क्या होता है, साइटोसोम होता है, साइटोसोम होता है ना, साइटोसोम। उसके बाद में क्या होता है, ईआर जिसको बोलते हैं अंतः द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। उसके बाद क्या होता है, राइबोसोम, बहुत सारे चीज़ होते हैं इसमें, लाइसोसोम, ठीक। और सब के केंद्र में ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको बोलते हैं केंद्र। देखिए ये हमारा कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसी में होगा कोशिका के अंदर गोल्जिकाए, उसी कोशिका के अंदर साइटोसोम, क्या बोलते हैं उसको, साइटोसोम बोलते हैं उसको, सेंट्रोसोम बोलते हैं उसको, सेंट्रोसोम बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं तारक काय। ये गोल्जिकाए को हिंदी में भी गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिकाएं बोलते हैं, सूत्रकणिकाएं।
सूत्रकणिकाएं, गोल्जिकाएं, इसको क्या बोलते हैं, तारककाय या सेंट्रोसोम। इसको ईआर अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, 4 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या बोला जाता है, आप लोग सब आदमी बोलिए मुझसे, क्या बोला जाता है, 2 आदमी से पूछे, क्या बोला जाता है, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या बोला जाता है, गौतम जी बताइए, प्लान, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम अंतः द्रव्य जालिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः द्रव्य जालिका, अर्थात इंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। इससे जैसे आप आगे बढ़िएगा क्या मिलेगा, आपका राइबोसोम मिलेगा। वहाँ से आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा। और सब के केंद्र में क्या मिलेगा, केंद्रक मिलेगा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इतना क्लियर हो गया कि हमारे कोशिका में क्या क्या होता है। ठीक, आज सब के ऊपर एक एक पतली सी एक क्या है, झिल्ली परत चढ़ा हुआ है। अब एक लेमिनेशन की पन्नी चढ़ाया हुआ है, आ ये पन्नी फट न जाए इस डर से भगवान ऊपर से एगो पन्नी चढ़ा दिए कोशिका के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सेल मेम्ब्रेन कहिए, प्लाज्मा, हाँ ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक आपका परत है। ये परत फट न जाए इस डर से भगवान ने क्या किया कि इसके ऊपर भी एक परत चढ़ा दिया पूरा कोशिका के ऊपर, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। उसी प्रकार गोल्जिकाय के ऊपर एक परत है, साइटोसोम सेंट्रोसोम के ऊपर एक परत है, ये इंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर ऊपर एक परत है, राइबोसोम के ऊपर एक परत है, लाइसोसोम के ऊपर एक परत है, न्यूक्लियस के ऊपर एक परत है। सबके ऊपर एक एक परत है। ठीक, एक एक झिल्ली है। अब इस सब अपना एक एक परत रखा हुआ है, तो उसी में से कोनो फट न जाए, इसलिए सब को बचाने के लिए पूरा कोशिका पर एक परत चढ़ा दिए भगवान, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसी को क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो उसका आकृति अब जान गए, क्या जान गए, आकृति जान गए। ये हमारा एक कोशिका हुआ। इस तरीके से अनेकों कोशिका को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, टिश्यूज। अभी बताएं ना क्या बनेगा, टिश्यूज, उत्तक बनता है। बहुत सारे कोशिकाओं को इस तरीके से अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। आप बहुत सारे उत्तक को मिला देंगे, हमारा एगो अंग बनेगा, जैसे हाथ, ठीक, जिसको ऑर्गेन बोलते हैं। आप बहुत सारे अंगों को, जैसे हाथ को भी, पैर को भी, गर्दन को भी, इस सब को मिला देंगे अंगों को, तो क्या बनाए, एक बॉडी बन गया, जिसको बोलता है शरीर आदमी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसको देखा जाए, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था, ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, जब भी कहेगा खोज तो ऑल्टमैन। ऑल्टमैन के नाम सुने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। इसका नामकरण किसने किया, नामकरण सी बेंडा, सी बेंडा ने किया था। कौन किया था, सी बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, ऑल्टमैन। खोज किसने किया, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, सी बेंडा ने। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इससे आगे जब देखिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है ये तो समझनी पहले। सेल के अंदर है, ठीक है, लेकिन करता क्या है, तो ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कहाँ होता है, अंदर हमारे बॉडी है, बॉडी के अंदर एक ये क्या हो गया, पार्ट हो गया, ऑर्गेन हो गया। इस ऑर्गेन में बहुत सारे टिश्यूज, उत्तक हैं। उस उत्तक के अंदर हमारा क्या है, सेल है, सेल है। अंग के अंदर उत्तक, उत्तक के अंदर सेल, जिसको कोशिका बोलते हैं। उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है,
माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब जैसे हम सांस लेते हैं, सांस शरीर में सांस लिया जाता है, फेफड़ा में जाता है, तो क्या फेफड़ा को सांस की हवा की ज़रूरत होती है? फेफड़ा को हवा की ज़रूरत होती है? फेफड़ा को हवा की ज़रूरत होती है? नहीं होता है। फेफड़ा एक टंकी है हवा का। क्या है? हवा का। जैसे हम सांस लिए हैं इससे, तो फेफड़ा को कोनो फायदा नहीं हुआ, वो खाली टंकी है, उसमें जाके भर गया। अब उस फेफड़ा में से बहुत सारे हमारा सप्लाई गया है, बहुत सारे पतली पतली नस गया है, और सब कहाँ गया है? जहाँ जहाँ हमारा शरीर में बहुत सारा कोशिका है, पूरा शरीर में तो कोशिके है, और जहाँ जहाँ कोशिका है वहाँ वहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो वो नस जा कर के माइट्रोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ है। तो फेफड़ा एक हवा का टंकी है, और यहाँ से जब हम सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो फेफड़ा भी बहुत चालाक है, भगवान जो बनाए तो बहुत अच्छा से बनाए। वो फेफड़ावा क्या करता है कि ऑक्सीजनवा को रख लेता है, और बाकी सबको कह दे तू आ गया रे, चल जाओ बाहर जाओ, वापस चले जाओ। तो फेफड़ा जो चीज़ उसमें से अच्छा रहता है रख लेता है, बाकी चीज़ को बाहर निकल जाओ। तो इस देखिए, इस दुनिया में न कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है। जब भी फेफड़ा हमारा सांस छोड़ता है तो उसके बदले में हम सांस लेते हैं। अगर ये फेफड़ा हमारा सांस नहीं छोड़ता तो हम सांस बाहर से नहीं लेते। फ्री में कुछ मिला? बदले में जब हम सांस छोड़े हैं तब ना सांस मिला। तो फ्री में मिला? फ्री में नहीं मिला। आपका शरीर सांस छोड़ना बंद कर देगा तो बाहर से कोई सांस नहीं देगा आपको। देखें कोरोना में सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, बाहर से सांस कोई दे रहा था? ऑक्सीजन कितना महंगा हो गया था, जिसको नहीं मिल रहा था मर जा रहा था ऐसा ही। तब फ्री में कुछ नहीं मिलता है। हमारा फेफड़ा सांस छोड़ता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फलाना चिलाना, ये सब गैस को बाहर भेजता है, बबुआ तू जाओ बाहर। तब बदले में बाहर से फिर हम सांस लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फेफड़ा क्या है? एक हवा का टंकी है। फेफड़ा हवा का टंकी है। जिस तरीके से पानी का टंकी देखे है ना, पानी का टंकी भर जाता है और उसमें से पाइप के द्वारा सप्लाई दिया जाता है सब घर में। तनी तुम ले लो, एगो तुम ले ले, एगो तुम ले ले, एगो तुम ले लो। और जब टंकी से पानी खोलते हैं तो सबके पास जाता है। तो उसी प्रकार फेफड़ा एक टंकी है हवा का। वहाँ से बहुत सारे हमारा क्या है कनेक्शन पूरे शरीर में सब कोशिका में गया हुआ है, और सारी कोशिका में क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो फेफड़ा से ऑक्सीजन पहुंचता है माइट्रोकॉन्ड्रिया तक। तो कहाँ तक पहुंचेगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया तो क्या पहुंचेगा? ऑक्सीजन पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजनवा को माइट्रोकॉन्ड्रिया तक ले जाने का काम कौन किया? कौन किया? फेफड़ा तो आपका टंकी हो गया ना, और वहाँ तक ले जाने का काम कौन किया? तो आपके वो नस जो होता है, जो कि आपका वो फेफड़ा से हर शरीर में फैला हुआ है, उस नस के थ्रू जाता है आपका ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन जो नस के थ्रू जाता है, उस नस में हमारा क्या होता है? ब्लड होता है, जिसको बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। ये आरबीसी हमारे फेफड़ा से वायु को हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया तक पहुँचा दिया, ऑक्सीजन को पहुँचा दिया। मुख्य रूप से आरबीसी भी नहीं पहुंचाता है। अगर और डीप में जाइए तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, एचबी। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, जिसके कारण से हमारे खून का रंग लाल होता है। अगर ये नहीं रहता तो हमारे खून का रंग लाल होता नहीं होता। कैसा होता था ही नहीं चलता। इसी के कारण खून का रंग लाल होता है। और आरबीसी में यही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन में कहता है फेफड़ा से हवा है तो हाँ दो ले जाए माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास। ये क्या करता है कि नस के थ्रू से कहाँ लेके आ जाता है ऑक्सीजन को? माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास। और माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि इसमें एक साइकिल चलते रहता है, जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, हिंदी में बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या चलता है इसमें? हाँ, ऑक्सीजन जैसे इसको मिला ये क्या करेगा? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये चलाएगा, ऑक्सीजन से ही चलता है क्रेब्स चक्र। कौन चलाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन कौन दिया? आरबीसी। आरबीसी कहाँ से ऑक्सीजन लाया? फेफड़ा से, टंकी से लाया। हवा की टंकी फेफड़ा है, टंकी से ये आरबीसी नस के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ ले गया? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। माइट्रोकॉन्ड्रिया में ले गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया को जैसे ऑक्सीजन मिला ये अपना क्रेब्स चक्र चालू रखता है, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल क्रेब्स चक्र चलाता है तो ऑक्सीजन लेने के बाद ये एक क्रेब्स चक्र में एटीपी का निर्माण करता है। और कितना एटीपी? 38 एटीपी। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया एक चक्र में 38 एटीपी का निर्माण करता है। कय गो एटीपी का?
कै गो? हाँ, 38 एटीपी का निर्माण करता है। एक एटीपी उसका एडिनिल ट्राइफॉस्फो, कैसे पूरा नाम है उसको नोट करवा देंगे, अभी बहुत बड़ा नाम है ये, ऐसे याद रखिएगा। एटीपी ही करके पूछता है, बार का नाम वो नहीं देता है एग्जाम में, ठीक ना। एटीपी ही पूछता है उसका कि माइटोकॉन्ड्रिया एक क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी का निर्माण किया। एक क्रेब्स चक्र में कितना एटीपी? 38 एटीपी का निर्माण करता है। कितना एटीपी का निर्माण? 38 एटीपी। अब ये 38 गो एटीपी मिल करके तब हमारे शरीर में एक ग्लूकोज का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक ग्लूकोज का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक ग्लूकोज का निर्माण किया। अब बताइए कि एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने एटीपी की जरूरत? 38 गो एटीपी की जरूरत। 38 गो एटीपी बनाने के लिए कितना साइकिल चलना चाहिए? क्रेब्स चक्र, अर्थात क्रेब्स साइकिल एक बार चलना चाहिए। तो एक बार क्रेब्स चक्र चलने के लिए किस चीज़ की जरूरत? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मिल मतलब कि कहाँ ये है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन मिलेगा तब जाकर क्रेब्स चक्र चलेगा। आई माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन कौन दिया? पतली पतली नस से कौन लाया? आरबीसी। आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन। इसको आरबीसी को कौन हवा दिया? हाँ, फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा एक बहुत बड़ा हवा की टंकी होती है। क्या होता है? टंकी। किसका टंकी? हवा की टंकी। ये हवा की टंकी से आरबीसी पूछता है हवा है तेरे पास? तो हाँ, स्टॉक में तो है, दे दे दे, पहुंचा दे जल्दी। यहाँ से लेता है आरबीसी और कुछ बहुत सारे नस के द्वारा कहाँ कहाँ ले जाएगा? जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया? हर जगह, जहाँ जहाँ कोशिका वहाँ वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से आरबीसी लेकर जाएगा ऑक्सीजन। क्या लेकर जाएगा? ऑक्सीजन। हाँ, फेफड़ा बहुत चालाक होता है। ये कहता है हमारे पास टंकी में बहुत ज़्यादा हवा है, लेकिन तुमको सब नहीं देंगे, तू सब नहीं पचा पाएगा, तू अभी बच्चा है। आरबीसी को बोलता है यहाँ से तू केवल O2 ले लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे देता है और बाकी सबके कहता है रे छोटा सा भाई तुम सब भाग जाओ जल्दी, नहीं तो इधर जाएगा तो मार देगा सब, उधर हानिकारक चीज़ है। तो ये ऑक्सीजन रख लेता है, बाकी सबको बाहर भगा देता है। ऑक्सीजनवा दे देता है आरबीसी को। आरबीसी नस के द्वारा लेकर जाएगा जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? अपना क्रेब्स चक्र चलाता है। क्या चलाएगा? क्रेब्स चक्र। इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल अंग्रेजी में, हिंदी में क्रेब्स चक्र। एक बार क्रेब्स चक्र जब चलेगा, ऑक्सीजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया एक बार क्रेब्स चक्र चलाएगा तो कै गो एटीपी बनेगा? 38 गो एटीपी। 38 गो एटीपी मिल के कै गो ग्लूकोज? एक गो ग्लूकोज बना। तो इस तरीके से बार बार जब हम सांस लेते हैं टंकी में जाता है, टंकी से जो आवश्यक है O2 रह जाता है, बाकी फेफड़ा बाहर निकाल देता है। O2 दे देता है नस में आरबीसी को। आरबीसी हीमोग्लोबिन की सहायता से लेकर चला जाता है पूरे शरीर में जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, और सब माइटोकॉन्ड्रिया मिल के अपना अपना क्रेब्स चक्र चलाता है। क्रेब्स चक्र जब चलेगा तो सब अपना अपना 38 गो, एक बार में 38 गो, एक बार में 38 गो, एक बार में 38 गो, सब मिलकर जल्दी जल्दी और एटीपी बनाता है। और सब 38 गो एटीपी बनाएगा तो अब जाके एगो ग्लूकोज। तो इसी प्रकार से एगो ग्लूकोज बार बार ग्लूकोज बनता है। तो अब जाके हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ग्लूकोज से क्या मिलेगा? ऊर्जा। हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो हमको ऊर्जा मिला है तब ना। रात में खाना खाए थे, लीवर में गया था, पचा था भोजन पचने के बाद हम रात भर श्वसन भी लिए थे, ऑक्सीजन भी फेफड़ा में गया था। वो ऑक्सीजन पहुंचा था आरबीसी के मदद से हमारे सब माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया रात भर क्या किया? क्रेब्स चक्र चलाया और रात भर में जितना एटीपी बन सका बनाया। एक बार में 38 को बनाया, तो दो बार में 38 दूनी 76। तो एक बार में 38 को बनाता है। ऐसे बार बार करके बनाया होगा रात भर में। तो रात भर में बनाया एटीपी। एटीपी रात भर में क्या बन गया? ग्लूकोज। आई ग्लूकोजवा आज हमको क्या दे रहा है? ऊर्जा। तो हम ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? पढ़ाने में लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ऊर्जा का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पावर हाउस ऑफ बॉडी, अर्थात क्या बोलते हैं? एनर्जी। ऊर्जा का पावर हाउस। ऊर्जा का कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस। हाँ, कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा का पावर हाउस इसको कह सकते हैं। हाँ, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका लिख देते हैं। कोशिका का
पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब क्या होता है? हाँ देखिए, पावर हाउस का मतलब जहाँ से आपको ऊर्जा मिले। तो ये पावर हाउस ऊर्जा कहाँ से मिलता है? कोशिका के लिए, कोशिका का पावर हाउस। यानी कोशिका को ऊर्जा कहाँ से मिला? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलें। अब चलिए, अब यहाँ पर जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा एनर्जी कहाँ लग रहा है? बोलने में। जीभ चल रहा है, मुंह चल रहा है, हाथ चल रहा है बोलने में। अब पैर तो बहुत कम चल रहा है। कोई व्यक्ति होगा कि जब पढ़ता नहीं होगा, चुपचाप दौड़ता होगा, तो सबसे ज़्यादा उसका क्या चल रहा होगा? हाथ और पैर। क्या चलता है? हाथ और पैर। तो ये ऊर्जा कहाँ शरीर में ज़रूरत है, जिसका निर्धारण कौन करता है? गोल्जिकाए। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर लिखेंगे तो दिखाई देगा। चलिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है गोल्जिकाए। यहाँ देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया? ऑक्सीजन लिया। किससे लिया? फेफड़ा से। ऑक्सीजन लेने के बाद अपना क्रेब्स चक्र चलाया, तो किस चीज़ का निर्माण किया? एटीपी का। एटीपी 38 एटीपी मिल करके क्या बना? एगो ग्लूकोज। वो ग्लूकोजवा को कहाँ ले जाना है? ये काम करता है आपका कौन? गोल्जिकाए। कौन करता है? गोल्जिकाए। जिसे गोल्जिकाए। अब मान के चलिए कि हम यहाँ बोल रहे हैं, बोलते हमारे दिमाग में जितना एनर्जी था, मुंह में, बोलने में, जीभ में, हाथ में, एनर्जी सब खत्म हो जाए। और पैर वाला जिधर रात भर में पैर की ओर जहाँ एनर्जी बना है, वो अगर ऊपर ना आए तो 10 मिनट के बाद पता चले कि अब पढ़ाने को मन नहीं करे, एनर्जी खत्म। 2 मिनट बोले, जितना एनर्जी इतना दूर था खत्म। उसके बाद इधर वाला एनर्जी अगर नहीं आए तो नीचे का पैर का एनर्जी हमारा शरीर का कहाँ आ रहा है? जब बोल रहे हैं तो ऊपर आ रहा है। तो इस एनर्जी को कब कहाँ ले जाना है, ये काम कौन करेगा? गोल्जिकाए। अगर पढ़ाएंगे नहीं, केवल दौड़ेंगे हम, तो दौड़ने के लिए पैर में एनर्जी चाहिए। तो इस ग्लूकोज को पैर में ले जाने का काम कौन करेगा? गोल्जिकाए। तो कौन सा, जब ऊर्जा बन जाता है तो इस ऊर्जा को शरीर के किस भाग में ले जाना है, ये काम कौन करेगा? गोल्जिकाए। इसीलिए इसे यातायात का प्रबंधक बोला जाता है। यातायात का प्रबंधक अर्थात यातायात का प्रबंधक कि कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, कैसे ले जाना है, किधर ले जाना है, ये ऊर्जा को कौन निर्धारित करेगा? गोल्जिकाए करता है। अब जितना सारा ऊर्जा बनाने का काम कौन किया? इसको कहाँ ले जाना है, ये काम कौन करेगा? गोल्जिकाए करता है। इस सब ऊर्जा को अगर बोलिएगा तो उधर पैर में ज़्यादा ऊर्जा है, मुंह में ऊर्जा खत्म हो रहा है, बोल रहे हैं, उधर वाला ऊर्जा को ऊपर ऊर्जा की ज़रूरत है, चल जो दौड़ के जो तुरंत भेज देगा ऊर्जा को ऊपर। ठीक, अगर कोई बोल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, तो कहीं पैर में ऊर्जा की ज़रूरत है, इधर मतलब कि अंदर शरीर में, सीना में है, दौड़ पैर में जाओ जल्दी। तो ये सब कहाँ ले जाना है, ये कौन मॉनिटर करेगा? गोल्जिकाए। तो ऊर्जा का यातायात का प्रबंधक किसको कहते हैं? गोल्जिकाए को। ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ से जैसे आप आगे चलेंगे तो मिलेगा तारक काय। कौन मिलेगा? सेंट्रोसोम, जिसको बोलते हैं तारक काय। इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मिटा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सबसे पहले सेल जो होता है पूरे शरीर में, सेल की खोज किसने किया? कब किए थे? 1665 में। आजीवित कोशिका की जब कहेगा तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, मिटा दिए। हाँ, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? हाँ, कि कोशिका जो होता है शरीर का एक मतलब कि क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। यह किसने कहा? स्लाइडेन ने। उन्होंने ही बताया था कि सबसे छोटी क्या होता है? कोशिका। अब बहुत सारे कोशिकाओं को जब मिलाएंगे तो क्या बनता है? उत्तक। अब बहुत सारे उत्तक को मिलाएंगे तो अंग को मिलाएंगे तो बॉडी, शरीर। तो बहुत सारे कोशिका को मिलाने से किसका निर्माण? उत्तक। बहुत सारे उत्तक को मिला देंगे तो अंग, अब बहुत सारे अंग को मिला देंगे तो एक फुल बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कोशिका का सिद्धांत। किसने दिया था? स्लाइडेन ने।
कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, जबकि जीवित कोशिका का खोज लीeuwenhoek ने। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलिए, कोशिका में जब पूछता है आपसे कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा 1.5-2 किलो का होता है। नारियल के आकार का होता है, दांत नारियल पानी होता है वैसा होता है। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका, लेकिन याद रखना है माइकोप्लाज्मा, क्या याद रखना है, माइकोप्लाज्मा। अब आपसे जनरली रूप से पूछेगा कि सबसे बड़ा कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। लेकिन जब कहेगा कि मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका का नाम बताइए, तो अंडाणु जो कि स्त्रियों में पाया जाता है उसको ओवम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और सबसे छोटा कोशिका मनुष्य में तो स्पर्म, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, केवल पुरुषों में पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये कोशिका समझ गए ना, कोशिका समझ गए। कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ बता दिए। अब इसके अंदर में जब हम लोग पढ़ रहे हैं बारी बारी से, तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, गोल्गी काय पढ़ लिए, अब सेंट्रोसोम अगले क्लास में। कोई डाउट? चलिए घर पर, हाँ तारक काय कल पढ़ाएंगे। घर पर जा करके जितना पढ़ाए हैं ये वीडियो से अपने कॉपी में नोट करके होमवर्क के रूप में कल लेकर आइएगा, तो अब इसके आगे पढ़ेंगे। लिखने से क्या होगा कि जो पढ़ाए हैं आपके माइंड में हो जाएगा, तो आगे कल इससे भी अच्छा समझ में आएगा।